हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द ऑर्थो पैरा रेशियो। ओके, ऑर्थो पैरा अनुपात क्या होता है? तो बेसिकली हमें पता है कि बेंजीन रिंग में जब कोई ग्रुप लगता है और वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट, राइट। अब उन प्रोडक्ट के बनने का रेशियो कितना होगा वो हम कहते हैं कि वो अनुपात ऑर्थो पैरा रेशियो जो है हमारे पास वो होता है 2:1 होना चाहिए। जैसे कि ये आपकी एक बेंजीन रिंग है, ओके, यहाँ पे आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास दो तो ऑर्थो पोजीशंस है और एक पैरा पोजीशन है, तो उस हिसाब से फिर रेशियो भी 2:1 होना चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है हर केस में, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्थो पैरा रेशियो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ये 2, राइट। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ टोलुइन की, ये भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, CH3 जो इस पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ओके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब एक्चुअल में होना तो यही चाहिए, इसका भी रेशियो ऑर्थो पैरा रेशियो जो है इसका भी क्या होना चाहिए 2:1 2 होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। बट एक्चुअल में इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 होता है। उसके पीछे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजन है उसके पीछे कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस अफेक्ट्स ऑर्थो पैरा रेशियो, ठीक है। ऑर्थो पैरा रेशियो को स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि आपका टोलुइन, जैसे मैंने कहा यहाँ पे टोलुइन 1.5 ही है टोलुइन का ऑर्थो पैरा रेशियो। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे अगर कंपाउंड लूँ, एग्जाम्पल लूँ, तो उनका रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे जैसे यहाँ पे ग्रुप्स का साइज बढ़ता जाता है, ग्रुप का साइज यहाँ पे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका ऑर्थो पैरा रेशियो भी घटता जाता है। क्या? जितना यहाँ पे ग्रुप का साइज बढ़ेगा उतना ऑर्थो पैरा रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का रेशियो बढ़ने, ग्रुप का साइज बढ़ने से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इजीली अटैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है इनके बीच में, और जितना आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उतना प्रोडक्ट मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा रेशियो 2 नहीं हो करके डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जितना होना चाहिए था अटैक उतना ऑर्थो पोजीशंस पे हो नहीं पाता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिनका रेशियो देखते हैं कि कैसे साइज बढ़ने के साथ जो है वो उनका ऑर्थो पैरा रेशियो डिक्रीज होता है। यहाँ पे टोलुइन का ऑर्थो पैरा रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे जो ये बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था उसका साइज छोटा ही है, इतना भी बड़ा नहीं है। हालांकि पूरा 2 तो हमें नहीं मिलता है पर 1.5 हमें मिल जाता है, ठीक है। अगर एथिल बेंजीन ले रखा है तो आपके पास जो है ऑर्थो पैरा रेशियो 0.95 मिलेगा। अगर आपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले रखा है, ओके, तो आपको यहाँ पे रेशियो 0.5 मिलेगा। अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ले रखा है, तो आपको यहाँ पे रेशियो कितना मिलेगा? ओनली 0.25, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि बेंजीन रिंग अगर मैं कह लूँ, ये मेरी बेंजीन रिंग, इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इतना है, अगर CH2 CH3 लगा हुआ है ग्रुप तो इतना रेशियो मिलेगा, अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो आपको इतना रेशियो मिलेगा, और अगर CH3 ग्रुप यहाँ पे बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है
तो आपको इतना ही ऑर्थो पैरा रेशियो मिलेगा। यानी कि साइज बढ़ने के साथ साथ जो ऑर्थो पैरा रेशियो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने के साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये था ऑर्थो पैरा रेशियो में साइज का क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक हमने मान लो एक लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्लोरीनेशन करवाते हैं। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे हम। ओके, अब एक तो बात है आप कि इसका क्लोरीनेशन करवाओ और दूसरा है कि इसका ब्रोमिनेशन करवाओ, है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि क्लोरीनेशन तो फिर भी हो जाएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आप फिर भी क्लोरीनेशन तो करवा सकते हैं, ये फिर भी लग जाएगा क्लोरीनेशन। यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ओके, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। बट जब आप ब्रोमिनेशन करवाएंगे ना, तो जो रेशियो होगा प्रोडक्ट का वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। वैसे ये सब चीजें हमने पढ़ी है, आपको याद हो तो आप 3rd यूनिट में हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो किस तरीके से आपने हेलोजिनेशन की जब हमने रिएक्शंस पढ़ी थी और उनका मैकेनिज्म वगैरह पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी कम होती है वगैरह, है ना। तो ये वही है। अब यहाँ पे भी ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ये तो आपने बनाया है कि ऑर्थो प्रोडक्ट बना, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो है वो क्या कहते हैं पैरा प्रोडक्ट बना, है ना। तो आपने वहां देखा होगा कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, 1% तक ही होता है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि ब्रोमीन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि अगर आप हेलोजन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, आप देखते हैं हेलोजन की स्थिति कुछ इस तरीके की होती है ना। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे साइज क्या होता है, वैसे वैसे साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन का साइज जो है वो ब्रोमीन से तो कम ही होता है, इसलिए ये फिर भी जो है आसानी से यहाँ पे रिएक्ट करके अप्रिशिएबल अमाउंट में, यानी कि मापने लायक अमाउंट में ये प्रोडक्ट बना देता है। बट जो ब्रोमीन रिएक्ट करता है, ऐसी बात नहीं है कि रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करता है, पर ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है और फिर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड खुद ही इतना बड़ा ग्रुप है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन होने के बावजूद यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम मिलता है, प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम मिलता है, या फिर कहे कि लेस अमाउंट, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो ये रीजन है साइज एक तो कि ब्रोमिनीकरण बहुत ही न्यूनतम होता है, ब्रोमिनेशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है सेकेंड साइमीन का। ये आपका साइमीन है। साइमीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग पर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना, ये साइमीन। ठीक है, साइमीन। अब हम कह रहे हैं कि एक तो ले लो साइमीन, साइमीन क्या, इसमें साइमीन में CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, ये बना आपका साइमीन। ओके, अब ये भी क्या है, ये प्रोपाइल ग्रुप भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये जो CH3 ग्रुप है ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो जो रिएक्शन होगी, मान लो कि हमने करवाया है इलेक्ट्रोफिलिक
रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आके जब जुड़ना चाहिए तो वह कहाँ जुड़ना चाहिए, साइमीन के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ना चाहिए कि CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा। CH3 के लिए तो ऑर्थो पोजीशन ये है और साइमीन के लिए जो ऑर्थो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि ये जो आइसोप्रोपाइल साइमीन ही है, CH3 के लिए है ये और आइसोप्रोपाइल के लिए है ये पोजीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, जिस वजह से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक इतना इजीली नहीं होता, और होता भी है तो हमें प्रोडक्ट कम मिलेगा, फिर क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे जब हम रिएक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का तो वो जाके सीधा यहाँ पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता ज्यादा, इसलिए ये आके CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। ये आके कहाँ जुड़ जाता है, CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, न कि आइसोप्रोपाइल के ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमें पता चला साइज का, दो पॉइंट हमने देखे हैं साइज के कि किस तरह से जो है वो साइज ऑर्थो पैरा इफेक्ट दर्शाते हैं और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के रेशियो को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी, कि अगर आपके बेंजीन रिंग में कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, मान लो कोई भी ग्रुप हो, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ X लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेलोजन ही है, ठीक है। X का मतलब यहाँ पे कुछ भी मान लो ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप पे आपके पास लोन पेयर्स है, उस ग्रुप पे क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जब आपने कोई ऐसा ग्रुप लिया है जिसमें ग्रुप पे लोन पेयर है और वो ग्रुप खुद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑलवेज गेट पैरा प्रोडक्ट in appreciable amount, ठीक है। कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिस पर लोन पेयर लगा हुआ है और वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वहां उस केस में हमें पैरा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा मिलेगा। जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल लिया और इसको देखते हैं हम, थोड़ा सा इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी ज्यादा मिलने के पीछे का कारण क्या है। ये मान लो अटैक करवाया इलेक्ट्रोफाइल का और हमने कहा है कि पैरा पोजीशन पे अटैक होगा क्योंकि यहाँ यही मिलेगा हमें ज्यादा, तो पैरा पोजीशन पे मिलने का रीजन क्या है वो देखते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे ये अपने लोन पे देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है स्ट्रक्चर ये। ठीक है। अब यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर बना है जो आपको दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, ठीक है, ये क्या है आपका पैराक्विनेनोइड, ये क्या है पैराक्विनेनोइड स्ट्रक्चर,
पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर जो है बेसिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब भी ऐसा अटैक होता है ना पैरा पोजीशन पे, तो उस दौरान जो है वो पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये देखो डबल बॉन्ड बिल्कुल है ना, पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इस तरह की। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल होती है। अब यही अगर कंपाउंड हमारा ऑर्थो अटैक करे, यही कंपाउंड क्या करे, ऑर्थो अटैक करे, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैं इसको ही कैंसिल करके बता, चलो नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। अटैक हुआ ऑर्थो पे, किस तरह से करेंगे, ये यहां से रुको ओके, यहां से मत कराओ, हालांकि ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। यहां से ये ऑर्थो पे करवाना है तो ये अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा, ई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा यहाँ से, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज। देन जैसा कि हमें पता है, आपको बस इलेक्ट्रॉन अब डीलोकलाइज करवाने हैं, ये EH, ये प्लस चार्ज यहाँ आया X, देन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जिस वजह से यहाँ पे X पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज EH। क्लियर है? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलती है बेसिकली। क्या ये कोई क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है, या फिर इस पूरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दौरान इन चारों स्ट्रक्चर में क्या आपको कोई क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिली? नहीं मिली, है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं है, और स्पेशली जो ये वाली स्ट्रक्चर है, वो लीस्ट स्टेबल होती है। क्या लीस्ट स्टेबल होती है यहाँ पे। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है बेसिकली, ये प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो इजीली नहीं बन पाता, ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो इजीली नहीं बन पाता। क्लियर है इतना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पैरा पोजीशन में, क्योंकि हमें यहाँ पे पैरा क्विनोनॉइड की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि पैरा क्विनोनॉइड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, वो मिलती है, इसलिए पैरा क्विनोनॉइड से मिलने वाला प्रोडक्ट या पैरा पोजीशन पे होने वाला अटैक जो है वो ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा मात्रा में हो सकता है, जबकि ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होने की वजह से आपको कोई क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलती, और इस तरह की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर प्लस चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो लीस्ट स्टेबल होती है, इस वजह से ये अटैक यहाँ पे नहीं पॉसिबल होता, या फिर बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई बात कि किस तरह से एक लोन पेयर अगर ग्रुप पर प्रेजेंट है तो वो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है, ऑर्थो प्रोडक्ट कम मात्रा में बनाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्दर सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है फर्दर सब्स्टिट्यूशन in die substituted benzene।
ठीक है, जो भी बेंजीन आपकी डाई सब्स्टिट्यूटेड है ऑलरेडी, उसमें और सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग लेती हूँ, जैसे कि ये। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा फर्दर, वो किस पर निर्भर करेगा, वो उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग पे लगे हुए हैं उनकी डायरेक्टिव नेचर पर भी निर्भर करेगा कि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी साइट पे जाके जुड़ेगा, आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी साइट पे जाके जुड़ेगा। अब हमने जो वो टेबल पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, ठीक है, उस टेबल के जितने भी ग्रुप्स है उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप जो है वो कैसा डायरेक्टिव नेचर दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और इससे पहले भी जो हमने पढ़ा है सब जगह वो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप का डायरेक्टिव नेचर क्या है। क्लियर, तो ये है बात। अब आपको मैं ये जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इनका आपको नेचर पता होना चाहिए, इनका डायरेक्टिव नेचर क्या है। उस बेसिस पे पता चलेगा कि थर्ड ग्रुप आके, जो थर्ड ग्रुप आएगा या थर्ड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा ये ग्रुप, या फिर यहाँ पे अटैक करेगा, या फिर जाके यहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इन दोनों ग्रुप्स की डायरेक्शनलिटी पे डिपेंड करेगा कि ये किस तरफ उसे डायरेक्ट कर रहे हैं कि वहां जाके अटैक करो, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये अलग अलग ग्रुप्स लेके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप उस टेबल को फिर से अगर भूल गए हो तो मेमोराइज कर लेना, हेल्पफुल है, मैंने पहले भी कहा था, उसे याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू।